निश्चित तौर पर ये तमाम बातें रही हैं और इसके साथ ही और क्या कुछ खास रहा है एजुकेशन को लेकर? अब सहरावत जी अपनी बात कर रहे थे, सर अपनी बात पूरी कीजिएगा आप। जी, मैं ये कहता हूँ कि एजुकेशन के लिए 1,30,289 जो है लाख करोड़ इसमें लगाया गया है और हमारी जनसंख्या है मतलब 140 करोड़ के करीब। तो अगर हम उसके एवरेज लें कि भाई एक क्लास में एक टीचर 30 पर होना चाहिए, 15 पर होना चाहिए, 5 पर होना चाहिए, तो ये एजुकेशन में जितना हम बजट ज्यादा और वो लगना चाहिए, वो जो अगर लगेगा अच्छे इंस्टीट्यूशन वो बनने चाहिए, अच्छी जो उनमें शिक्षा के जो भर्ती है वो होनी चाहिए। तो इसके ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा और अगर शिक्षा को ऊपर ले जाना है तो इससे काफी बजट जो है जो रखा है उसकी देखभाल करके और गंभीर हो करके और शिक्षा का उत्थान हो पाएगा। और बजट की इसको बच्चों के लिए जो ये आरंभिक चीज है, ये तो बेसिक चीज है, अगर नींव ही नहीं होगी तो ऊपर बिल्डिंग कहां से खड़ी हो जाएगी। और फिर अगर कमजोर बच्चे हैं वो शिक्षा मतलब उस लेवल की नहीं ले पाएंगे और आरक्षण से भर्ती में वो हो जाएंगे, तो इफेक्ट क्या होगा आप देख ही रहे हो क्या हो रहा है कि उसका काम तो करेगा वो जो मतलब बिना आरक्षण का जो स्टूडेंट था, और अगर उसने कुछ गड़बड़ कर दिया तो वो SC BC का जो वो है कानून वो लागू हुआ तो वो डरता रहेगा। अब वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में डरेगा, अभी तो बाहर डर रहा है। जो मर्जी कितने एक भी केस 50 केस लास्ट में जिनको सजा होनी थी वो भी उनका भी सबूत नहीं मिला। तो ये झूठी शिकायत करके उच्च वर्ग के लोगों को जो फंसाए जाने वाली चीज है ये शिक्षण संस्थानों में भी आ गई है, तो इसका बड़ा बुरा प्रभाव होगा। और मैं ये समझता हूं कि ये बजट भी सफिशिएंट नहीं है, बजट बढ़ाया जाना चाहिए। और बच्चों के हार्मोनियस डेवलपमेंट कैसे हो सकती है, कैसे अच्छे टीचर्स भर्ती हो सकते हैं और उनकी उसके ऊपर शिक्षकों की भर्ती पर और जो स्टूडेंट्स जो मतलब एक कर्मयोगी है जो मेहनत करके 90% 99% है उनके एडमिशन आगे की क्लासों में नहीं होंगे और वो विदेश में चले जाएंगे, तो जो हमारा एक पढ़ा लिखा तबका है वो देश के प्रति उसकी प्रेम भावना खत्म होगी और वो कहीं कहीं जा करके वो लेगा। और यहीं होंगे तो अच्छे साइंटिस्ट पैदा होंगे। अभी मैं एक जो सांसद हरियाणा के थे उनको सुन रहा था कि भाई जब एजुकेशन का या किसी का जो स्टैंडर्ड और वो नहीं होगा तो उससे लाभ होने वाला नहीं है। क्यों कि अच्छी क्वालिटी नहीं आएगी। एजुकेशन का अगर सुधार करना है तो एजुकेशन की क्वालिटी वो नंबर 1 की होनी चाहिए जिससे जहां हमारा बच्चा जाए। अब जो बच्चे क्वालिफाइड थे जिसका मीडियम अंग्रेजी था वो कंप्यूटर रन कर सकता है। अच्छे पब्लिक स्कूल के बच्चे पूरे गुड़गांव की इंडस्ट्रीज में अगर आप देखो 90% तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, वही इस इंफ्रास्ट्रक्चर को और यही जो कंप्यूटर्स की लैब्स को वही चला रहे हैं। तो मतलब क्यों नहीं जो दूसरे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में से इंग्लिश मीडियम करके और उनको कंप्यूटर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन और हेल्थ एजुकेशन की जो सुविधाएं बढ़ाई जाए, वो सुविधा कैसे बढ़ेंगी? उसके लिए बजट चाहिएगा, बजट ठीक जगह लगेगा, अच्छी अच्छी चीजें खरीदी जाएंगी, उसमें घपलेबाजी नहीं होगी। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत सी चीज करने की जरूरत है इसमें। एजुकेशन में तो वो जितना भी लगाओ उतना थोड़ा है। अगर देश को उन्नत करना है तो एजुकेशन सिस्टम में लौटती हूँ सर आपके पास। अमनदीप जी, डिजिटल इंडिया का ये अगला फेज होगा, ये कहा गया है वित्त मंत्री की ओर से, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि AI को लेकर खासा फोकस है, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए तमाम बड़ी घोषणाएं यहां पर की गई हैं, फेलोशिप की बात भी वित्त मंत्री ने इस बजट के जरिए की है। आप किस तरह से देखते हैं आगे तकनीक के साथ सरकार आगे बढ़ने की प्लानिंग में है? जी देखिए, अगर डिजिटलाइजेशन की बात की जाए तो कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन का लिंक बनता है बैंकिंग के साथ। तो आप देखिए कि आपने देखा है कि उन्होंने क्रेडिट इंक्लूजन के ऊपर फोकस किया है। उन्होंने बोला है कि AI का कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन के साथ लिंक करेंगे। तो आने वाले टाइम में देखिए इसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट तो नहीं दिखेगा, क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा कि जब डिजिटलाइजेशन होगा तो कहीं ना कहीं हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा बैंकिंग सिस्टम, हमारा FDI लिमिट, हमारा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट
सब चीजों पे कहीं ना कहीं इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। तो मुझे ये क्या लगता है कि डिजिटलाइजेशन इन द टेक्नोलॉजिकल एरिया एंड एआई सिस्टम, तो इसका हमारे जो युवा पीढ़ी है इस पे कहीं ना कहीं इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट निकल के आएगा। इतनी जो सरकार ने जो घोषणाएं करी है, तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जो है डिजिटलाइजेशन का हमारे युवा सिस्टम के लिए, उनको स्किल्स इंप्रूवमेंट होगा, उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है वो डिजिटलाइजेशन का ही चल रहा है। आप देखिए कि नई नई टेक्नोलॉजीज मार्केट के अंदर आ रही है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हमारे एम्प्लॉयमेंट में और हमारे जो स्किल्स इंप्रूवमेंट है उसमें दिखेगा। निश्चित तौर पर हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं। और डॉक्टर सतबीर चौधरी का मैं रुख करना चाहूंगी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतबीर जी, जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे कि हेल्थ सेक्टर में क्या कुछ घोषणाएं हुई हैं, लेकिन एक बड़ी घोषणा की बात कही जा रही है। बायो फार्मा शक्ति योजना की शुरुआत हुई है। 10,000 करोड़ रुपए का जो भारी भरकम निवेश है इसमें किया जाएगा। इस योजना का किस तरह से फायदा आगे मिलता नजर आ रहा है आपको? चलिए, उनसे संपर्क हो नहीं पा रहा है, लेकिन इसके अलावा अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, टेक्सटाइल की बात करें, तो इस क्षेत्र में भी कहा जा रहा था कि बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं मैन्युफैक्चरिंग में, टेक्सटाइल में। और अगर पूर्वी राज्यों की हम बात कर ले तो उनको आगे बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बात कही है। हालांकि अगर हम पूर्वोत्तर के विकास को देखें तो बजट काफी कम नजर आ रहा है। संजय जी, आपको क्या लगता है कि इन तमाम तरह की घोषणाओं से एक बूस्ट मिलने वाला है इकोनॉमी को? हाँ, अभी मैन्युफैक्चरिंग और कॉमर्शियल में हमारा बजट है 70,296, जो देख के देश की कैपेसिटी के अनुसार बहुत कम है। सरकार को चाहिए था समय समय पर चीज़ों को डेवलप करें और बजट को थोड़ा बढ़ाए, बजट को एक प्रोपोर्शनेट देना चाहिए कि आज की डिमांड क्या है। जैसे मैंने प्री बजट में ही कहा था, एआई, पावर, सोलर और ईवी सेक्टर में, तो सरकार को उस हिसाब से पूरा प्रपोजल कि आज क्या है, फ्यूचर और प्रेजेंट में हमारी डिमांड कितनी आगे एक्सपेंड होगी, इस पे कितना हमें करना चाहिए, किस नहीं करना चाहिए, तो सरकार को सब चीजों को मिला जुला के ही देखना चाहिए। जी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की भी सरकार ने बात कही है और स्किल डेवलपमेंट जिसकी मांग की जाती रही है संजय जी, उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि अब आगे हम काम करेंगे, इस तरह के ट्रेनिंग सेंटर्स डेवलप किए जाएंगे। मैं बजट में हर बार यही होता है कि इन चीजों ये हमें आगे किए जाएंगे, डेवलपिंग होगी, डेवलप होंगे। बात यहाँ होती है कि ये चीजें जो भी इम्प्लीमेंट होती है, पिछली बजट में भी हमने यही बातें की थी, धरातल पे कितना लागू होती है। सबसे बड़ी बात है धरातल पे। आपने घोषणाएं तो कर दी कि हम ये लेके आएंगे या हम यहाँ तक एक्सपेंड करेंगे, तो सीधा सीधा है कि धरातल पे वो योजनाएं पिछले साल की इस साल लागू हुई या 2 साल पहले की लागू हुई, या जो आपने अब जैसे विदेश का, फाइनेंस का, ट्रांसपोर्ट का 5,98,520 करा है, तो ये लागू होगा धरातल पे या खाली किताबों में रह जाएगा, तो ये भी एक देखने वाली चीज है। ठीक है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस तरह की घोषणाओं का कितना असर धरातल पर हुआ है। सुखबीर जी, जिस तरह से अब कहा जा रहा है कि किसानों की हमने बात सुनी, हालांकि एआई पर फोकस रहेगा और एक साइंटिस्टिक अप्रोच के साथ सरकार आगे बढ़ने की बात कर रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि हमने आयात की निर्भरता है उसको कम किया है। जो वैश्विक चुनौतियां हैं भारत के सामने, उनसे सरकार लड़ रही है, ये कहा जा रहा है। देखिए मुस्कान जी, जो बजट पेश हुआ है उसमें आज जन सामान्य के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं है। ये खास आदमी का बजट है। महंगाई, बेरोजगारी और घटती आय पे जो निरंतर एक विषय चल रहा है राष्ट्र में, उस पे किसी प्रकार की कोई राहत नहीं है। और कॉरपोरेट को जरूर छूट मिली है, लेकिन मध्यम और जो गरीब वर्ग है वो किसी भी प्रकार की छूट से आज उसको महरूम कर दिया गया है। और ये पूरा बजट का अब तक का जो मैं समझ पाया हूं, वो 2-3 पूंजीपति जो लोग हैं उनके इर्द गिर्द इस बजट की सारी व्यवस्था घूम रही है। राष्ट्र में ऐतिहासिक बेरोजगारी को मिटाने के लिए, कम करने के लिए कोई किसी प्रकार का रोड मैप नहीं है। और स्किल और स्टार्टअप की जो बातें बजट में की गई हैं, वो वही नई बोतल में पुरानी शराब वाला जो कहावत है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसके अलावा आज देश में बेरोजगारी की दर पिछले 45 साल के उच्चतम स्तर पे है, सरकार के आंकड़े हैं। और शब्दों से
बजट में जिस प्रकार की प्रयोग किए गया सारा का सारा, उससे राष्ट्र की जनता का पेट नहीं भरेगा। राष्ट्र की जनता का पेट रोजगार देने से भरेगा और वही एकमात्र जरिया है इस राष्ट्र को विकसित बनाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी नए नए शब्द जरूर प्रयोग करती है, हर चीज में विकासशील तो छोड़ ही दिया, सिर्फ विकसित की बात करते हैं, विकसित कुछ है नहीं। इसके अलावा बजट समावेशी होना चाहिए था। जो और भी हमारे पैनल पे मौजूद साथी हैं, सभी ने अपने अपने तरीके से अलग अलग विषयों में समावेशिता पे सवाल उठाए हैं और इसमें समावेशिता का घोर अभाव है। और जो राज्यों को वित्तीय स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और जो वित्तीय स्वतंत्रता की जरूरत है, निश्चित तौर पे उस प्रकार की स्वतंत्रता बजट में नहीं दी गई है और केंद्रीय योजनाओं का बोझ राज्यों पर डालने का क्या औचित्य है। जिस तरह से मनरेगा एक राष्ट्रव्यापी योजना थी और ग्रामीण परिवेश में अगर हम एनसीआर और जो बड़े शहर है उनके आजू बाजू को छोड़ दें, इसके अलावा जो इतना बड़ा हमारा देश का अवाम है उसके ग्रामीण परिवेश को बहुत बड़ा फायदा इस योजना से मिला था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसकी बहुत ज्यादा इसकी प्रशंसा हुई थी और उसको एक नाम परिवर्तित करके और जो उसका वित्तीय बोझ 60-40 में 40% राज्यों पे डाल देना, ये कहीं ना कहीं जो एक कानून था रोजगार देने का ग्रामीण परिवेश में, उस पे बहुत बड़ा कुठाराघात का विषय है। और सरकार जिस तरह से फार्मास्यूटिकल्स की और दवाइयों की जो बात आई, और डॉक्टर सतबीर बहुत वरिष्ठ डॉक्टर हैं, पूरे हमारे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में जो फार्मास्यूटिकल्स की लूट और पूरे एक वर्चस्व के साथ चल रही है, उसको कम से कम हमें अपने राष्ट्र में ठीक करने की अविलंब जरूरत है। और निर्मला सीतारमण जी का 9वां बजट की तो सब चर्चा कर रहे हैं, मुबारकबाद देते हैं, 9वीं बार बजट पेश किया है, लेकिन हमें जो उनके पति हैं वो भी बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, प्रकला प्रभाकरण साहब, और अतीत में रहे रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन जी, ये सब अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां हैं, और उर्जित पटेल साहब, समय समय पे उनके जो बयान भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में है उन पे भी हमें जरूर संज्ञान लेना चाहिए। इसके अलावा मैं तो एक अंतिम लाइन बोल के अपनी बात समाप्त करूंगा। सरकार निरंतर कर्ज लेकर घी पीने की कहावत को चितार्थ कर रही है और इस देश को हर तरह से कंगाल बनाने में जुटी हुई है। चलिए ठीक है। और इसके साथ ही अगर बात करें प्राइवेट डेवलपर्स की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड बनाया गया है। सरकार ने कहा है कि हम इसमें पार्शियल गारंटी भी देने वाले हैं। मैं महिपाल जी आपसे समझना चाहूंगी इसका किस तरह से असर रहेगा। इसके अलावा रियल एस्टेट के लिए रिसाइकलिंग योजना भी सरकार लेकर आई है, क्या इम्पैक्ट रहेगा इन दोनों ही घोषणाओं का? दोनों घोषणाओं का पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा, क्योंकि अभी डेवलपर्स जो हैं वो कुछ क्राइसिस में थे, कुछ ऐसी पॉलिसीज थी जो सरकार उनके साथ सही नहीं कर पा रही थी। बट थोड़ा सा सरकार को इस लेवल पे भी सोचना चाहिए कि डेवलपर्स बहुत बड़े मार्जिन पे काम करता है, उन प्राइजेस पे थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए ताकि आम आदमी को लूटा ना जा सके। ये इसका कारण है मेन, और सरकार अपना रोल अदा करे, न कि उसके साथ पार्टनर्स की भूमिका में रहे। क्योंकि हमें देखा गया है कि पूरे क्षेत्र में जो बिल्डर है वो बहुत बड़े मार्जिन कमाता है और जो बायर्स हैं उसको बहुत सारी चीजें महंगी पड़ती हैं। और जहां तक किसान की बात है, जिसके ऊपर वो डेवलपमेंट किया जा रहा है, उसको भी कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं मिल रहा है। सरकारें बहुत कम रेट्स में किसान से जमीनें लेती हैं और फिर डेवलपमेंट करके बिल्डर्स को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाती हैं। तो इसके ऊपर काम करना चाहिए और खास तौर पे सरकार को खुद इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहिए। प्लॉटिंग की जो एजेंसी है वो खुद डेवलप करनी चाहिए, न कि एक बिल्डर्स के थ्रू वो काम कराएं। नहीं तो सरकार का कोई मतलब नहीं रह जाता है कि जब आप शिक्षा को भी प्राइवेट कर रहे हैं, आपने डेवलपमेंट को भी प्राइवेट कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर जो रोड और ये जो रेलवे ट्रैक्स हैं इसमें भी
अगर ठीक है आप प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे रहे हैं, बट उसके ऊपर रेट्स का कंट्रोल होना चाहिए जैसे कि विदेशों में है। ऐसा नहीं है कि आप इतने बड़े मार्जिन पे काम करने, तो ये जो जितना भी बजट का रुझान है वो आम पब्लिक के लिए होना चाहिए, न कि एक बड़ी क्लास के लिए होना चाहिए। यशपाल जी, ऐसा लग रहा है कि जो कनेक्टिविटी है उसको बेहतर करना चाहती है सरकार, और जिस तरह से कॉरिडोर बनाए जाने की बात कर रही है, बजट में भी हमने देखा कि कितने स्पेशल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, और जो दूरगामी इलाके हैं, अगर हम पूर्वोत्तर की बात कर ले तो उनको भी जो यहाँ के राज्य हैं उनसे जोड़ना चाहती है। यानी कि कुल मिलाकर इससे मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलने वाला है। और किस तरह का विजन है सरकार का अगर इस तरह की घोषणाएं हो रही हैं तो? इसके निश्चित तौर पर जो इस तरीके के कॉरिडोर और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना, उससे रोजगार उत्पन्न होगा, उससे देश के अंदर संपन्न होंगे। जो हम लोग बार बार डिस्कशन कहते हैं नौकरियां कहाँ मिल रही है, नौकरियां कहाँ से आ रही हैं, इन्हीं सारे इंफ्रास्ट्रक्चर से, इन्हीं प्लानिंगों से ये चीजें सामने आएंगी। और जो देश के युवा हैं जो नौकरी या दूसरी चीजों में जाना चाह रहे हैं, हम लोग तो इतना संपन्न बनाना चाहते हैं, माननीय मोदी जी और वित्त मंत्री जी देश के युवाओं को इतना संपन्न बनाना है, नौकरी लेनी नहीं और नौकरी देने वाला बनाना चाहते हैं कि वो नौकरी मांगे नहीं, नौकरी देने वाले बने। इस तरीके की सोच लेके देश को आगे बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है कि देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रहेगा। अभी मैं अभी साथी प्रवक्ताओं की बातें सुन रहा था, एक विषय आ रहा था एजुकेशन को लेकर कि एजुकेशन होनी चाहिए, एजुकेशन होगी तो उन बच्चों को एजुकेशन अच्छी होगी तो उनको अपने राइट्स के बारे में पता होगा, अपने बारे में पता होगा, संविधान के बारे में पता होगा। अगर हम 2014 से पहले की बात करें, किस तरीके की सरकारी एजुकेशनों की बात करते हैं, प्राइवेट में तो पहले ही बेटर था, उससे बेटर आ रही है, लेकिन सरकारी एजुकेशनों की बात करते हैं, चाहे स्कूल की बात करें, चाहे मेडिकल कॉलेज की बात करें, जिस तरीके की बातें करें, उस समय क्या इंफ्रास्ट्रक्चर था, किस तरीके की एजुकेशन थी, वो हम सबने देखा हुआ है। आज अगर हम माननीय मोदी जी ने एक पीएमसीडी के नाम से स्कूल की शुरुआत करी है, पूरे देश के अंदर लगभग 15,000 ऐसे स्कूल हैं और वो इक्वलेंट टू प्राइवेट स्कूल के बराबर हैं। उन स्कूलों के अंदर अगर वो सरकारी स्कूल, अब हरियाणा की बात करें, हरियाणा के अंदर ही 241 पीएमसीडी मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल स्कूल है सॉरी, और उन्हीं के पैटर्न पे अपने पूर्व में सीएम रहे अपने मनोहर लाल जी और अब नयाज सिंह सैनी जी ने उसी पैटर्न पे चलते हुए संस्कृति मॉडल स्कूल का नाम देके एक हरियाणा के अंदर लगभग 1600 स्कूल बना दिए, जिसके अंदर इक्वल एंड टू प्राइवेट स्कूलों की बात करें। वो एक सोच जो युवा, हम जो बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो इस सोच के साथ काम कर रहे हैं कि वो एक सोच ऐसी रहेगी कि युवक पढ़ेंगे लिखेंगे, ऐसी एजुकेशन होगी तो अपने बारे में, अपने संविधान के बारे में, अपने देश को आगे बढ़ाने में तो वो लोग सोचेंगे और उन पर काम करेंगे। यही सोच के साथ काम कर रहे थे। और पुरानी सरकारों के अंदर आप लोगों को मैं हालात देखे, युवक इस तरफ भटक रहे थे, युवक इस तरफ जा रहे थे, क्योंकि सरकारों का ध्यान उस तरफ नहीं था, देश की तरफ नहीं था, प्रदेश की तरफ नहीं था। अब रही मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, अभी हेल्थ की बात कर रहे थे। हेल्थ के अंदर सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा? अगर हेल्थ को बेहतर करना है तो उसके लिए डॉक्टर को तैयार करना होगा। जो डॉक्टर हमारे बच्चे बन के आएंगे वो देश के अंदर काम करेंगे, देश के हॉस्पिटलों में काम करेंगे या मेडिकल अपने हॉस्पिटल बनाएंगे तो देश का जो हेल्थ सेक्टर बहुत बढ़िया होगा। अगर हम लोग उस समय की बात कर लें, 2014 के अंदर 51,000 लगभग सीटें थी और वही सीटें उन 10-11 सालों के अंदर बढ़ा के 1,40,000 सीटें मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस कर दी। और हरियाणा की बात कर रहे थे क्योंकि हम हरियाणा के अंदर हरियाणा के यही बात करना भी हमें जरूर चाहिए, क्योंकि बार बार एक आ रहा था हरियाणा को क्या मिला। ये देश का बजट है, देश के अंदर हरियाणा भी आता है, हरियाणा के युवा भी आते हैं, हरियाणा के बुजुर्ग भी आते हैं, हरियाणा का एक नागरिक आता है जैसे और स्टेटों के नागरिक आते हैं, ऐसे हरियाणा की बात। उस समय 700 सीटें भी, आज 250 सीटें होगी हरियाणा के अंदर। अब पूरे देश के अंदर मेडिकल कॉलेज उस समय 387 मेडिकल कॉलेज थे 2014 में, आज वो 750 के आसपास पहुंच गए मेडिकल कॉलेज। बताइए देश किस दिशा में जा रहा है? 2047 का जो सपना विकसित भारत का हम सबका है, उस तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा? सोच पॉजिटिव रखनी चाहिए। हर क्षेत्र में काम, सब क्षेत्रों में उन 70 साल में, इन 11 सालों के अंदर बहुत बड़ा काम हुआ है। तो देश विकसित भारत की तरफ अग्रसर है और निश्चित तौर से माननीय मोदी जी और वित्त मंत्री जी और उनकी पूरी कैबिनेट और पूरे देश के नागरिक की ये सोच है कि हम इन देश को विकसित भारत की तरफ ले जाएंगे, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले, चाहे एजुकेशन के मामले में हो, हेल्थ के मामले में हो,
चाहे आदर्श मामले के अंदर हो, हम सोच के साथ चल रहे हैं, सोच एक टारगेट लेके काम कर रहे हैं। जी ठीक है अमनदीप जी, और ऊर्जा के बारे में भी अब कहा जा रहा है कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं। जो ऊर्जा भंडार है भारत के पास, उनका सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके, इसको लेकर कोशिश नजर आई है। रेयर अर्थ मिनरल्स का दोहन किया जाएगा और स्पेशल कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे। जिन राज्यों में इनके भंडार पाए जाते हैं वहां के लिए इस तरह की घोषणाएं हुई हैं, इसका क्या प्रभाव देखते हैं आप? देखिए, अगर एनर्जी सेक्टर की बात की जाए तो सरकार ने इसमें बड़े अच्छे से न्यूक्लियर एक्सपेंशन की बात करी है, और जो सरकार ने बेसिक कस्टम ड्यूटी का जो एग्जम्पशन दिया है उस पे जो हमें पर्टिकुलरली न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए चाहिए, उसकी भी सरकार ने हमें सब्सिडीज 2035 तक का कहा है। और जैसे बायोगैस प्रमोशन को गवर्नमेंट बेसिकली कहीं ना कहीं इसको फोकस कर रही है, गवर्नमेंट का है। अब गवर्नमेंट ने ग्रीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी पर भी सरकार, अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ने 20,000 करोड़ का जो 5 साल का जो अनाउंसमेंट किया है कि गवर्नमेंट CCUS कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्टमेंट करेगी। तो बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक ही है कि सरकार यही चाहती है कि हमारी जो इंडस्ट्रीज है, लाइक पावर हो गया, स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर इम्पैक्ट हो और हमारी प्रोडक्शन इनमें बढ़े। एंड सेकेंडली अगर मैं बात करूं तो ये जो हमारा BESS एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो गवर्नमेंट ने बोला है, तो इसमें सरकार ने एग्जाम्पशन दिया है कि कैपिटल गुड्स पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो पर्टिकुलरली हमें यूज करते हैं जो लिथियम सेल्स को प्रोड्यूस करने में, पर्टिकुलरली फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बैटरीज, तो सरकार ने इसके ऊपर भी सब्सिडीज को बढ़ाया है। और सरकार बेसिकली कहीं ना कहीं डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस कर रही है। सरकार का ऑब्जेक्टिव यही है कि सोलर मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस किया जाए, इसीलिए सरकार ने जो BZD एग्जम्पशन है उसको बढ़ा दिया है। और सरकार कहीं ना कहीं ये चाहती है कि जो इंपोर्ट ऑफ सोडियम है और कहीं ना कहीं जो हम यूज करते हैं सोलर ग्लास में, उसको कहीं ना कहीं रिड्यूस किया जाए। एंड सेकेंडली सरकार यही चाहती है कि जो हमारा ग्रिड मॉडर्नाइजेशन इफेक्ट आ रहा है उस पर भी सरकार ने कहीं ना कहीं फोकस किया है। और सरकार इसको जो ग्रिड मैनेजमेंट सिस्टम है, कहीं ना कहीं AI के थ्रू इसको सरकार कंट्रोल करेगी। और मुझे लगता है कि सरकार का ये जो पर्पस है एनर्जी के ऊपर, फ्यूचर एस्पेक्ट को देख के लिया गया है, और कहीं ना कहीं इससे हमारा एनर्जी कंजर्वेशन भी होगा और कहीं ना कहीं सरकार का ऑब्जेक्टिव भी बड़ा क्लियर हो गया कि हमें इलेक्ट्रिफिकेशन पर जाना है, हमें ग्रीन पे इन्वायरमेंट पर फोकस गवर्नमेंट का बेसिकली यहाँ पर ज्यादा है। और हमारा कहीं ना कहीं ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अभी इफेक्ट करेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये आगे देखना होगा। और इनकम टैक्स की भी बात कही जा रही है। नया इनकम टैक्स संजय जी 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा, इसमें क्या कुछ खास रहने वाला है, क्या बदलाव रहेंगे, आयकर दाताओं के लिए इसमें क्या विशेष रहेगा? हाँ, 1 अप्रैल इसी ईयर में 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स रिफॉर्म होगा, जिसमें कहा जा रहा है कि जितने भी फॉर्म हैं ITR 1 से लेकर 5 तक वो आसान होंगे, और फॉर्मों को लेकर जितना भी कॉम्प्लेक्स है वो चीज़ों को कम किया जाएगा। और जैसे लोगों को, आम लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आती उसको भी थोड़ा आसान बनाया जाएगा जो सबको समझ में आएगा। तो अभी बजट से पहले हमारे साथी ने कहा था कि सरकार हमारी 98% लोगों की तरफ है, ना कि 2% लोगों को देखती है। सरकार का नजरिया होता है 98.9% लोगों को देखना। मेरी एक बात फैमिली ITR डिस्कस हो रही थी, जिसमें हमारे साथी ने कहा था कि सरकार 98% फोकस करती है। अभी आप बजट आ चुका है, अभी सरकार ने इनकम टैक्स पे ज्यादा तो कोई घोषणा की नहीं है। अब हम देखेंगे एक विदेशी आय पर सरकार ने अपील पर कोई जुर्माना नहीं है। जो विदेश में विदेशी आय कौन रखता है? 2% लोग रखते हैं, 98% लोग देखते हैं। सरकार ने किसको देखा है? सेकंड में करूंगा, जो इनकम टैक्स छुपाता है उस पर कोई सजा नहीं होगी। तो इसमें भी मैं एक चीज देखूं, और विदेश में जो पढ़ाई करते हैं उसमें भी TCS कम कर दिया है। तो सरकार अगर देखेंगे आम बजट में ये 98% लोगों को देखा गया है या 2% लोगों को देखा गया है। तो यही मैं, और दूसरा एक हमारे साथी ने कहा था कि टैक्स स्लैब को लेके 12 लाख है। मैंने अभी इस बजट में टैक्स स्लैब को लेके कुछ भी टिप्पणी नहीं की, मैंने टैक्स एग्जेम्पशन को लेके बोला है। टैक्स 12 लाख सफिशिएंट है, क्योंकि 2% लोग भी नहीं है जो 12 लाख की लिमिट में आते हैं।
सबसे पहले इनकम बढ़ाई जानी चाहिए हमारी। 2% जो पहले 2.5 लाख था वो आज भी 2.5 लाख है हमारी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, उसे 12 लाख किया जाता है। एक सेक्शन होता है सेक्शन 87A में। तो हमें ये देखा जाना चाहिए कि जो हमारी चीजें है धरातल पे कि लोगों की इनकम कितनी है, तो पूरा तबका 98% लोगों को देख के ही चीजें आगे कंटिन्यू होनी चाहिए, ना कि 2%। निश्चित तौर पर तमाम पॉइंट्स रहे हैं, हालांकि कहीं पर राहत मिली है और कहां पर उम्मीद की संभावना है, ये भी तमाम मेहमानों ने साझा किए हैं। यशपाल जी, एक लास्ट रिएक्शन मैं आपका चाहूंगी इस पर, और जिस तरह से वित्त मंत्री ने भी कहा है कि हम सबका विकास चाहते हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना काफी जरूरी है, इस दिशा में और आगे क्या विजन है सरकार का, किस तरह से काम किए जाएंगे? देखिए, माननीय वित्त मंत्री जी ने भी और देश की और माननीय मोदी जी की ये सोच है, सबका साथ सबका विकास की बात को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और देश किस तरीके से आगे बढ़ सकता है, युवा किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं और हर सेक्टर के अंदर किस तरीके से काम हो सकता है, उसी दिशा के अंदर 2047 का विकसित भारत का सपना लेके हम लोग हर साल जो बजट देते हैं उस सपने को देख के देखते हैं कि देश 2047 में विकसित भारत बन के और एक ऐसा एक भारत बन जाए कि मजबूत भारत बन जाए। जैसे हम पुराने समय में कहा जाया करता था कि सोने की चिड़िया, उस दिशा को सोचते हुए, उस बात को सोचते हुए 2047 के सपने की तरफ हम सब अक्सर हैं। और मैं तो हर नागरिक से, हर देश के एक इंसान से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उस दिशा के अंदर, उसमें उस यज्ञ के अंदर आप लोग किसी भी रूप में, कैसी भी रूप में अपनी आहुति डालें और देश को 2047 के सपने को साकार करने की तरफ काम करें। निश्चित तौर पर आगे लगातार आप काम किए जा रहे हैं।